जी, तो हम कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हम कर रहे थे। उसमें मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हवाले से कुछ बताया था, कुछ सेंटेंसेस हमने एग्जांपल्स की थी। और शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हवाले से मैंने ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है एक पैसिव सेंटेंस शो हो रहा है, काइट्स बाय देम, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब टाइम खत्म हो गया था। तो इसको अब दोबारा से शुरू करते हैं। इसका हमने जो एक्टिव सेंटेंस किया था वो हमने किया था कि दे फ्लाई काइट्स। ठीक है ना। इसका हमने ये जो ऊपर शो हो रहा है आपको स्लाइड के ऊपर पैसिव सेंटेंस शो हो रहा है, काइट्स डॉट्स बाय देम। इसका हमने जो एक्टिव एक एग्जांपल लिखी थी वो ये लिखी थी कि दे फ्लाई काइट्स। और इसका मैंने कहा था कि आप पैसिव की कोई एक एग्जांपल लिखते हैं। अब पैसिव का अगर इस तरह का कोई एक सेंटेंस आ जाता है तो आप कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी चॉइस जो है वो राइट है और किस पे टिक करना है। ठीक है। अब देखिए, काइट्स बाय देम जो है ये गोया कि शो कर रहा है कि ये कोई एक पैसिव सेंटेंस है। और लिहाजा पैसिव को मद्देनजर रखते हुए हमने टिक करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स आती हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। अब चले देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ज्यादा सूट करती है, सूटेबल है। अब देखिए are उस flown by them. ओके, ठीक है जी, आपकी बात मान लेंगे लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए जट सा। अच्छा, ए देखिए, इसमें विल लिखा हुआ है। अगर हम इसको करते हैं काइट्स विल बाय देम तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें मेन जो वर्ब है वो नहीं दिया गया। और कोई भी जो सेंटेंस होता है वो मेन वर्ब के बगैर कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता, वो इनकम्प्लीट होता है, मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। तो इसमें मेन जो वर्ब है वो नहीं दिया गया, लिहाजा ये हम विल नहीं लगा सकते। और दूसरा देखिए, आर फ्लू लिखा हुआ है। काइट्स के साथ आर तो हमको सही समझ आता है कि इसके साथ आर लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसने फ्लू लगा दिया जो कि दूसरी फॉर्म है। और मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में कभी भी हम लोग जो है ना थर्ड के अलावा दूसरी या पहली फॉर्म नहीं लगाते, हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कभी भी इज एम आर, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनके साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है। इसलिए अगर हम इस पे टिक करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो तीसरी चॉइस है आर फ्लॉन, ये यहाँ पे सही सूटेबल रहेगी, काइट्स आर फ्लॉन बाय देम, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आर भी लगाया गया है, जो कि काइट्स एज अ नाउन यहाँ पे यूज किया गया है और ये प्लूरल है तो उसके साथ आर ही लगेगा। और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो फ्लॉन लगा दिया, बाय देम उसी तरह आ गया, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस था तो इसलिए ये सही बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमने कर लिया। ठीक है। तो इसके हमने एक्टिव भी किए, इसके हमने पैसिव भी कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सिर्फ अभी तक मैं आपको टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है एक्टिव और पैसिव को अभी एक बार भूल जाइए। जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते होते हैं, उसके बाद हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते होते हैं। ये होता है इसका एक आर्म स्ट्रक्चर। टेंसेस की जब हम आर्म स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्म स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो एक्टिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। पैसिव को हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया, हाँ अलबत्ता उनसे आगे हम पैसिव खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है।
तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल। एक्टिव सेंटेंसेस का कोई भी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ही इज राइटिंग अ लेटर, हमने ये एक एग्जांपल इसकी ले ली। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव सेंटेंस है, उसकी हमने ये एक एग्जांपल ले ली। ही इज राइटिंग अ लेटर, खत लिख रहा है। अब इसका रूल क्या है? रूल इसका ये है कि जिस तरह हमने प्रेजेंट डेफिनेट में किया था पैसिव वॉइस बनाते हुए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले आना होता है। तो इसमें आप देखिए जो ही है ये सब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस में, इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया यहाँ पे। राइटिंग मेन वर्ब, इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, आईएनजी फॉर्म जो है, और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट आया है। तो हमने पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लेटर हो जाएगा। इसका उसूल जो ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने? हमने प्रेजेंट की बात, अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने इज एम आर का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ये जो हमने उधर से ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव में सब्जेक्ट की कैटेगरी में लाए हैं, की जगह पे लाए हैं, उसको हमने देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे आ लेटर जो है ये सिंगुलर है, तो इसके बाद हम साफ ज़ाहिर आर नहीं लगा सकेंगे, इज ही लगाएंगे। ठीक है, लेटर इज। अब आगे जो ये पार्टिसिपल है आईएनजी फॉर्म में, इसका कंसेप्ट देने के लिए हम क्या करते होते हैं? हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में हम बीइंग लगाते होते हैं। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना होता है। मेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म ही लगती है, इसके अलावा और कोई नहीं लगती। तो थर्ड फॉर्म जो है वो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? राइट रोड रिटर्न होता है, तो रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसका हवाला देना होता है। तो एक्टिव में सब्जेक्टिव हालत होती है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने ऑब्जेक्टिव हालत, मफूली हालत जिसको कहते हैं, वो लगाना होती है। तो उससे पहले हमने बाय लगाना होता है। अगर ही है तो इसकी मफूली हालत जो होती है वो इन बन जाती है। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव टू पैसिव, सुन रहे हो? जी सर जी, क्लियर है। तो सारे जी सुन सर, लोगों क्लियर। नहीं हो गए हो, मुझे साथ रिस्पॉन्ड करते रहा करो। अच्छा, तो ये होता है एक्टिव टू पैसिव का इसका स्ट्रक्चर। अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि अगर इसका आ जाता है, क्या आ जाता है, वो एमसीक्यूज वाला पैटर्न अगर हमने फॉलो करना है और उसका आ जाता है कोई एक क्वेश्चन, तो वो कैसे बना सकता है, वो कैसे क्रिएट कर सकता है? तो लेट्स बिगिन दैट। एक्टिव सेंटेंस जो है ही इज राइटिंग अ लेटर जो है, इसको हम सपोज इसका जो इज है वो खत्म कर देते हैं, डॉट छोड़ देते हैं। एक्टिव सेंटेंस को पहले हम डील करेंगे और इसमें उसने, अब देखते हैं कि क्या क्या चॉइसेस वो दे सकता है। उसमें चले पहला ही इज कर लेते हैं, उसके बाद हम बी में देखते हैं कि बी में वो क्या ऑप्शन छोड़ सकता है। वो विल दे सकता है, और उसके बाद जो है सी, सी में वो सपोज कैन छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको ये तीन उसने चॉइसेस हमको दे दी हैं। इन तीन में से हमने किसी एक को टिक करना है।
अच्छा, तो देखिए अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ही इज राइटिंग अ लेटर, ऑब्वियसली ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रक्चर के हवाले से सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन के हवाले से ये बिल्कुल सूटेबल है, तो ये ठीक हो गया। ए इसकी चॉइस ठीक है। चलें, अब ए ठीक हो गया है तो बाकियों को भी देख लेते हैं वो ठीक क्यों नहीं है। अगर हम यहाँ पे विल लगाते हैं, ही विल राइटिंग अ लेटर, तो कोई भी ऐसा टेंस नहीं है कि जिसमें सिंपल विल या शैल का इस्तेमाल हो और उसके साथ आईएनजी उसके बाद वर्ब के साथ हम लगा दें। हाँ, अगर विल बी होता तो वो यहाँ पे सूटेबल बन जाता, वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता और वो यहाँ पे ठीक था। और सिमिलरली जो कैन है वो हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये भी अगर इसको फ्यूचर कंटिन्यूस के हवाले से देखते तो कैन बी होता, उसके साथ बी होता, ही कैन बी राइटिंग अ लेटर, तब ये ठीक हो सकता था, पॉसिबल था। लेकिन ही कैन राइटिंग अ लेटर, कैन के साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, लिहाजा ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो पहली वाली जो चॉइस थी दैट वाज ऑब्वियसली करेक्ट। तो यही इसका ए, इसका आंसर हम लिखेंगे। अब हम डील करते हैं कि अगर वहां पे आ जाता है पैसिव सेंटेंस आ जाता है तो वो कैसे हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आ जाता है a letter written by him। अब इस तरह वो दे देता है और आपको वो ऑप्शंस दे देता है, इस दे देता है आपको, और उसके बाद आपको वो दे देता है बी में विल दे देता है, और उसके बाद वो आपको सी में दे देता है इज बीइंग। अब ये तीन चॉइसेस उसने दे दी आपको और ये दे दिया उसने आ लेटर रिटन बाय हिम, उसमें नीचे उसने ये चॉइसेस दे दी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो आपने करनी है वो ये है कि बाय हिम को देखना है। बाय हिम से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दैट इज अ पैसिव सेंटेंस। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस है तो फिर आप देखिए कि ये जो है आ लेटर लिखा हुआ है और इसमें देखना आपने ये है कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हुए आप नीचे वाली जो चॉइसेस उसने दिए हैं वन बाय वन करके पुट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखें कि आइडेंटिफिकेशन आपको सही हो जाएगी, इसमें ज्यादा कौन सूटेबल है। अब देखिए ए अगर हम इज लगा देते हैं, ए वाली चॉइस जो है आ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा कंटिन्यूस को मद्देनजर रखते हुए। हाँ, अगर विल हम लिखते हैं यहाँ पे तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूस को मद्देनजर रखते हुए। आ लेटर विल रिटन बाय हिम, इसकी सेंस बिल्कुल ही नहीं बन रही। और जहां तक इसकी बात है बाय हिम आ गया, पैसिव सेंटेंस आ गया, तो उसमें हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और थर्ड जो है आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम जो है ये करेक्ट आ गया, तो ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हमने करना है। अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मैंने एग्जांपल आपको करवा दी। कोई इस हवाले से आपने सवाल करना है, कोई समझ नहीं आई तो करे सवाल। जी स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। नहीं सर। समझ आ गया है? जी सर, ये आ गया।
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इज के हवाले से कि आ लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर ये बाय हिम ना लिखा होता, यहाँ पे आ लेटर इज रिटन लिखा होता सिंपली, तो तब ये ठीक हो जाता, लेकिन ये अधूरा होता। मतलब जिस तरह हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे ना कि आधा सेंस बन रहा है आधा नहीं बन रहा, ठीक है, तो इसलिए इज हम नहीं लगा सकते। कोई सवाल करना है आप लोगों ने? ओके, तो लिहाजा अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? आप लोगों ने सुना ही हुआ है कि जिसमें ऐसा टेंस प्रेजेंट मौजूदा वक्त में कोई काम जिसमें कोई एक्शन मुकम्मल हो चुका हो और जिसके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, किया है वगैरह आ जाए और काम भी मुकम्मल हो जाए, एक्शन मुकम्मल हो जाए, तो उसको परफेक्ट टेंस कहते होते हैं। और इंग्लिश में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते होते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हैज या हैव का जो तफरीक है वो ऐसे है कि हैव हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है, जमा का कोई सब्जेक्ट होता है, दे होता है, दो या दो से ज्यादा नाम होते हैं, वी होता है, इवन दैट आई के साथ भी, यू के साथ भी हम हैव लगाते हैं। और जो हैज है वो ही के साथ, शी के साथ या इट के साथ, ये कोई एक सिंगल नेम आ जाए उसके साथ हम हैज लगाते होते हैं। और हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, दे किक द बॉल। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आम स्ट्रक्चर इसका, और एक्टिव सेंटेंस में भी यही इसके इस तरह इस्तेमाल होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसको पैसिव बनाने के लिए इसके जो रूल होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है, उसी तरह हमने सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो लेकर आना होता है। इसमें ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, द बॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, दे इसमें सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है के तौर पे आया है, और किक इसमें मेन वर्ब है, द बॉल इसमें ऑब्जेक्ट है। तो बॉल जो है, द बॉल उसको हम शुरू में ले आएंगे। द बॉल हमने लिख लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस तरह इसमें हैज या हैव का इस्तेमाल होता है ना, इसके जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमने हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करना है। मतलब हैव या हैज को हमने डिसाइड, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक करेंगे कि यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा, लेकिन उसके फौरी बाद जो बिन है वो उसी तरह ही आ जाएगा। द बॉल जो है इसमें अगर सिंगुलर आ रहा है तो इसके साथ हम हैज बिन लगाएंगे ऑफ कोर्स। और उसके बाद हमने वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही लगाना होती है। इसमें जो किक है वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है,
तो इसमें भी हम जो है थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, किक्ड ही आएगा। और उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन करने से पहले बाय लगाना होता है। और अगर वो सब्जेक्ट की उधर एक्टिव में चूंकि सब्जेक्टिव हालत होती है तो पैसिव में इसकी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, दे है तो वो क्या हो जाएगा, वो देम हो जाएगा। तो ये इसके एक्टिव टू पैसिव बनाने का तरीका और ये स्ट्रक्चर होता है। दे हैव किक्ड द बॉल, द बॉल हैज बीन किक्ड बाय देम। हैज हमने पैसिव वॉइस में इसलिए लगाया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होने वाला है, जिसको हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज किया है, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज आ गया। ठीक है, हैज बीन किक्ड बाय देम। अब हम देखते हैं कि वो चॉइसेस आपके लिए क्या छोड़ सकता है। अगर वो कोई एक्टिव सेंटेंस देता है तो उसमें वो आपके लिए क्या चॉइसेस छोड़ सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जिस तरह मैं मोस्टली करता होता हूँ हैज या हैव या इज या एम। चले यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हैव लिख लेते हैं और यहाँ से आगे जो है ना ये किक्ड ये खत्म कर देते हैं। ओके, और हम कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से चॉइसेस लिखें। दे हैव द बॉल, ठीक है। सपोज ऐसे एक सेंटेंस आ जाता है एक्टिव सेंटेंस का, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब के 3-4 चॉइसेस के ऑप्शंस लेने हैं, वो देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। सपोज हम कर देते हैं किकिंग कर देते हैं, और एक हम कर देते हैं किक्स कर देते हैं, और सी में किक्ड कर देते हैं। और एक और बना लो, इसका डी कर लो, एक हैज किक्ड कर देते हैं। उसने ये चॉइसेस दे दी सपोज, तो हमने देखना है कि यहाँ पे कौन से सही एग्जाम्पल सूटेबल हैं, चॉइसेस हैं, किस पे टिक करना। टाइम शॉर्ट रह गया है तो मैं कोशिश करूंगा आज परफेक्ट को सही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अभी हमारे पास 9 मिनट और हैं। अच्छा, देखिए किकिंग लिखा हुआ, यू हैव किकिंग द बॉल, कोई ऐसा टेंस नहीं है कि उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया गया हो और आईएनजी की फॉर्म उसके साथ लगाई जाए, किकिंग कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दे हैव किक्स द बॉल, ये भी देखिए कोई ऐसा टेंस नहीं है। एक्टिव पैसिव करते हुए आपको जरूर टेंसेस का आना जरूर है, लाजम है आप पे, गोया के समझ ले कि आप पे फर्ज है। आपको अगर टेंसेस नहीं आते होंगे तो वो जिस तरह मीरा इंग्लिश बोलती है आप उस तरह ये लिख देंगे, दे हैव किक्स द बॉल, दे हैव किकिंग द बॉल। ठीक है, आप फिर ऐसे ही टिक करते जाएंगे मीरा की तरह। ठीक है, तो लिहाजा टेंसेस का आना आपके लिए जरूरी है। अली खान तालियां ना बजाओ। अच्छा, ये देखो उसके बाद जो है किक्ड, दे हैव किक्ड द बॉल, तो ये ऑब्वियसली जो है ये ठीक हो जाएगा, किक्ड, दे हैव किक्ड द बॉल। ठीक है, ये यहाँ पे सही सूट करता है कि हैव भी आ गया और ये समझ आता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ये बिल्कुल इसके जो सब्जेक्ट ऑर्डर है, इसका जो वर्ब और ऑक्सिलरी है, ये इसका ऑर्डर और उसका ऑब्जेक्ट, ये सारा सारा सही एक सही लेवल पे आ रहा है। हैज लिख हम लिखेंगे तो ऑलरेडी हैव लिखा हुआ तो हैज और किक्ड हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हम जो लिखेंगे इसमें सिंपली सी पर टिक करेंगे, दे हैव किक्ड द बॉल। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका पैसिव जो है वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे क्या देगा।
ये उसने पैसिव का एक सेंटेंस दे दिया, तो बॉल डॉट्स बिन किक्ड बाय हिम। अब वो चॉइसेस देगा, चॉइसेस में पॉसिबल है, वो दे सकता है, इज दे सकता है, वो बी में हैव दे सकता है, वो सी में हैज दे सकता है, वो डी में विल दे सकता है। ठीक है, अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी इसकी जो चॉइस है वो ठीक है, किस पे हमने टिक करना है। वी हैव जस्ट 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आखिर पे आपको 1-2 मिनट दूंगा टाइम भी सॉल्व करने का। अच्छा ये देखें, द बॉल बीन किक्ड बाय हिम, अगर हम इज लगा देते हैं तो इज हम देखेंगे कि हम वहां लगाते थे जहां पे कंटिन्यूस के या तो कोई टेंस था या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह था। ठीक है ना, हमने इज एम आर का इस्तेमाल वहां पे किया यहाँ पे कंटिन्यूस का था या इज एम आर का था, और उसके साथ भी अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इज अगर यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे बीइंग होना जरूरी था। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इज लगा देते हैं, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का होना जरूरी था, बिन जरूरी नहीं था। ठीक है, इसलिए इज जो है यहाँ पे नहीं आ सकता। इसी तरह अगर हम यहाँ पे तो बॉल हैव बीन किक्ड बाय हिम लिखते हैं, हैव लगा देते हैं, तो बॉल यहाँ पे सिंगुलर है, उसके साथ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब अगर हम हैव लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। द बॉल हैव बीन किक्ड, यहाँ पे हैव जो है वो इसकी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉल के साथ ऐसा होता तो फिर हैव ठीक हो जाना था। लिहाजा यहाँ पे हैज अगर हम लगाते हैं तो बॉल हैज बीन किक्ड बाय हिम, तो यहाँ पे हैज ठीक आ गया, ये सी वाला ठीक हो जाएगा, द बॉल हैज बीन किक्ड बाय हिम। अगर हम विल लगाते हैं द बॉल विल बीन किक्ड बाय हिम, तो कोई ऐसा टेंस नहीं है, ना ही एक्टिव में ना ही पैसिव में सेंटेंस। हाँ, मीरा के हिसाब से, मीरा की इंग्लिश के हवाले से अगर वो विल लगा देती तो ये ठीक हो जाना था, लेकिन चूंकि हम खुद जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे तो हम ये लगाएंगे तो हमको सूट नहीं करेगा, लिहाजा ये विल जो है द बॉल विल बीन किक्ड बाय हिम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैज वाला जो ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल बाय मी। आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई कंफ्यूजन है तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है, अभी 2-3 मिनट रहते हैं। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया, अगले हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें विल बी डूइंग द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। Yes, any question, any confusion? Okay जी। क्वेश्चन शायद, हेलो हाँ सर, क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, एक बात पूछनी थी, पूछूं? जी जी वेलकम। मेरी शादी के सर बारे नहीं सीन, पूछना? नहीं नहीं अच्छा ठीक है, पूछें। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब सिर्फ हम ही कंफ्यूज हैं या टीचर्स भी कंफ्यूज हैं कि हमारे साथ क्या होगा पेपर के वाले से? हम दोनों कंफ्यूज हैं, आप भी कंफ्यूज हैं, हम भी कंफ्यूज हैं, लेकिन डोंट वरी, उन्होंने पेपर पैटर्न की जो है ना सारा पैटर्न यूनिवर्सिटी ने अनकरीब 15 जून तक वो भेज देंगे क्या पेपर पैटर्न है, उसके मुताबिक हम फिर ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। चलो फिर सही है। हाँ डोंट वरी जी। एनी अदर क्वेश्चन? Okay then, see you again next time inshallah on Monday I think it. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।